चलो बजट का मीनिंग देखते हैं और बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं और बजट कितने तरह के होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। बाकी डिटेल डिस्कशन टाइप्स ऑफ बजट का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो मीनिंग डिस्कस करते हैं, बजट क्या होता है। ठीक है, चलो चैप्टर है तुम्हारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बजट है आपका अलग अलग लेवल पे बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी बनता है और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी बनता है, इवन आपका लोकल लेवल पे भी बनता है, ठीक है। तो बजट होता क्या है, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो इनकम है, आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, उसका एक डिटेल्ड अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए, विवरण देखा जाए कि आने वाले टाइम में आप कितना खर्च करने वाले हैं और कहाँ-कहाँ से आप इनकम जनरेट करने वाले हैं, इसका आप एक ब्यौरा बनाएं तो इसी ब्यौरा को आप बजट कहते हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव में जो आम बोलचाल की भाषा में आप जनरली इस वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कहीं पे घूमने जाना है या फिर कुछ पार्टी करना है या फिर एंटरटेनमेंट का पर्पस हो तो आप बोलते हैं, जैसे एक ने बोला कि चलो पार्टी करते हैं, तो दूसरे का अगर पैसा कम पड़ता है या फिर नहीं होता है तो क्या होता है, बजट नहीं बन रहा है, अभी बजट नहीं है बोलते हो, तो बजट नहीं होने का मतलब क्या है, आपके पास अभी उतना बैलेंस नहीं है, यानी हम फिर कभी करेंगे। तो ये जनरली इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बजट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो बजट आपका एक डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ के बारे में, जो आपका आने वाले टाइम का व्यय होगा, खर्चा होगा और आने वाले टाइम में उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ-कहाँ से आय का सृजन करेंगे, यानी इनकम जनरेट करेंगे, उसको एक डिटेल या फिर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। तो एक तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है कि कहाँ-कहाँ से आप इनकम जनरेट करेंगे और वो इनकम को कहाँ-कहाँ पे अलग-अलग चीज़ों पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे खर्चे कौन-कौन से हैं और हमारा इनकम का सोर्स कौन-कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का हमें डिस्कस नहीं करना है। तो ये एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, ठीक है, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए ये एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब है एक विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से दी जाती है कि आने वाले फिस्कल या फिर वित्तीय वर्ष में कहाँ-कहाँ से आप आय अर्जित करेंगे और इस आय को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे कहाँ-कहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो ये हम गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बजट है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो बजट के लिए हमने ये आपको बताया कि एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ से इनकम जनरेट करेगी और उस इनकम को कहाँ-कहाँ पे खर्च करेगी, ये आने वाले फिस्कल ईयर के लिए बताया जाता है। तो बजट का मतलब समझे? बजट क्या है? डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर अ गिवन फिस्कल ईयर। और ये फिस्कल ईयर कौन सा है? आने वाले टाइम का है। जैसे अभी 2025-26 चल रहा है, ठीक है। तो 2025-26 जब ये फिस्कल ईयर एंड होगा तो फिर 26 और 27 के लिए आपका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या फिर जो बजट बनाया जाएगा वो 2026-27 के लिए होगा। तो ये वाला जो करंट फिस्कल ईयर है इसका पिछले फिस्कल ईयर में ही बजट बनाया गया होगा। करंट ईयर के जो खर्चे हैं वो पास्ट ईयर के बजट में ही मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, फरवरी आएगा 2 महीने के बाद, ठीक है। हाँ, दिसंबर अभी मान लो स्टार्टिंग अभी 9 तारीख है, तो मान के चलो कि 2 महीने के बाद आपका फरवरी आएगा। वैसे दिसंबर खत्म ही है,
तो 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाता है। कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में, पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन प्रेजेंट करता है इसको? जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है और फिर वहां से ये अप्रूव होता है और फिर अप्रूव होने के बाद फिर राज्यसभा से पास होकर ये अप्ले इसका एप्लीकेबिलिटी कब से होती है, ये लागू कब से किया जाता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, फिर फिजिकल ईयर, यानी अगले साल। यानी अगर 1 फरवरी को डिस्कशन हो गया तो इसको हम लागू कब से करेंगे? 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च अगले साल तक, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल ईयर के लिए बनाया जाता है। तो बजट का मीनिंग हमने देख लिया, कब इसको हम प्रेजेंट करते हैं, डेट हमने मेंशन कर लिया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ये हमने मेंशन कर लिया। अभी हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो अभी का जो बजट पेश किया गया था, यानी हम फरवरी की बात करें, 1 फरवरी की, तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या फिर प्रेजेंट किया गया था। इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ और फिर वो अप्लीकेबल हुआ, अप्लाई हुआ कब से? 1 अप्रैल से, ठीक है। तो ये अप्रैल से ये कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा। तो बजट का मीनिंग हमने देखा। तो ये जो बजट है, ये बजट आपका 3 लेवल पे बनाया जाता है, 3 लेवल पे। कौन कौन सा? एक सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि बजट आपका 3 लेवल पे बनाया जाता है। सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, दूसरा स्टेट लेवल पे, और तीसरा आपका लोकल लेवल पे, ठीक है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसको हम यूनियन बजट कहते हैं, ठीक है। तो हम आज का जो डिस्कशन है वो सेंट्रल बजट पे है, ठीक है, या फिर यूनियन बजट पे है। फाइनेंस मिनिस्टर आपके बजट स्पीच लोकसभा में देते हैं और इसका कॉपी फिर राज्यसभा में जाता है प्रेजेंटेशन के लिए और वहां से फिर ये फाइनल होता है। अ कॉपी ऑफ यूनियन बजट इज लेड इन राज्यसभा सून आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन इन लोकसभा। लोकसभा के बाद ये फिर राज्यसभा में जाता है। बजट जो आपका पास होगा वो पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद ही ये इफेक्ट में आता है, ठीक है। और ये इसकी अप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बजट क्या रिवील करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर। बजट में पास्ट ईयर या फिर लास्ट जो फिजिकल ईयर है उसमें क्या क्या चीजें हुई उसको भी बताया जाता है। और साथ में जो मेन आपका फोकस है इसमें किस पे रहता है कि आने वाले फिजिकल ईयर के लिए एस्टिमेटेड सोर्स ऑफ इनकम कितना होगा और आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा और कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे आपके जो बजट बनाए जाते हैं तो इनकम के अलग अलग आपके सोर्सेज होते हैं। क्योंकि मैं तब से एक चीज की बात कर रहा हूँ कि ये जो इनकम होगा और या फिर एक्सपेंडिचर होगा ये अलग अलग चीजों पे किया जाएगा। इनकम के सोर्स अलग होंगे और एक्सपेंडिचर के भी आपके आइटम्स या फिर मद अलग अलग होंगे कहाँ पे इसको खर्च किया जाएगा। तो इनकम का जो सोर्स है टोटल हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। यानी 2 तरीके से गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, एक टैक्स के फॉर्म में और दूसरा नॉन टैक्स के फॉर्म में। अब इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है टैक्स के फॉर्म में कौन कौन सी चीजें हैं, नॉन टैक्स के फॉर्म में कौन कौन सी चीजें हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपके एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपके अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए किए जाएंगे। अब जैसे सबसे बड़ी चीज हम बात करें, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए होगा, ठीक है। आखिर गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? पैसे के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तब तो जाके देश का विकास होगा आखिर। हाँ, तो देश के विकास के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसे कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वहीं से जनरेट किए जाएंगे। ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास आरबीआई है तो आरबीआई नोट प्रिंट करके और फिर वहां से सारी चीजें कर रही है, ठीक है। एक लिमिट तक आरबीआई से नोट प्रिंट कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ही एक सोर्स ऑफ आपका इनकम है
कि वहीं से हम केवल नोट प्रिंट करके, हमारे पास मशीन है तो छाप छाप के हम अपना जितना भी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अब एक अलग केस है। ठीक है, ये अलग एक आपका टॉपिक है कि आरबीआई एक लिमिट से ज्यादा पैसे प्रिंट क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस पे हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। क्या और अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो नोट प्रिंट करवा कर सकते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है चलो, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बजट है, जो इनकम हुआ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे, इसको खर्च किया जाएगा। तो रेलवे हो गया, रोड हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, या फिर जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, डिफेंस है, वहाँ पे खर्च किए जाएंगे। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट में जो सरकारी आपके कर्मचारी हैं या फिर आपके एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको भी पेमेंट करना है, तो वो सारी चीजें खर्चे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, यहाँ पे आप खर्चे करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर, एजुकेशन पे आपका एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे, और देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि हम जो इनकम की बात कर रहे हैं, वो इनकम जनरेट करके कहाँ कहाँ इसको खर्च किया जाएगा ताकि देश का विकास हो सके। अब जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, तो उनको जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट कहाँ से होगा। ठीक है, तो अब वो पेमेंट करना है, क्योंकि वहां पे जो इलाज है वो फ्री में होता है। अभी पर्ची कितने की कटती है सरकारी हॉस्पिटल में? 1 रुपए की पर्ची कटती है। बहुत सारे मेडिसिन भी वहां पे फ्री में मिलते हैं। स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल है, फ्री में एजुकेशन है वहां पे। ठीक है, मिड डे मील भी है, फ्री में आपको बच्चों को खाना। ठीक है, हाँ, छात्रवृत्ति मिलती थी, सही बात है। तो अब ये सारी चीजों पे खर्चा, इसके बाद स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं देश के विकास के लिए। अभी यहाँ पे बलिया में आपका रोडवेज, ये आपका बस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे खर्च किए जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं आपको बजट में ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करना होता है, आपको बताना होता है कि आने वाले फिस्कल ईयर में हम डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए क्या क्या चीजें करने वाले हैं, किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्री को, ठीक है, कितना फंड एलोकेट किया जाएगा। तो फंड एलोकेशन की प्रक्रिया है जो बजट में आप बताते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे आपके इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, वो सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि देश के विकास के लिए कहाँ कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, डिफेंस में कितना फंड हमारा जाना चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर पे, एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए कितना हमारा पैसा जाना चाहिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए कितना हमारा खर्चा जाएगा, और फिर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, टैक्स का रेट क्या होगा, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या होगा। ठीक है, ये सारे रेट्स आपके डिसाइड किए जाते हैं। तो बजट इन्हीं सारी चीजों को बताता है कि आने वाले फिस्कल ईयर में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किए जाएंगे और कहाँ पे इसको खर्च किया जाएगा। ये हमारा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको डिस्कस करते हैं लोकसभा में, और फिर ये 1 अप्रैल से आपका लागू हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, हम जो बजट की बात करते हैं वो स्पेशली किस सेंस में है कि हम कितना खर्च कर लिए हैं या फिर कितना इनकम हम जनरेट किए हैं, वो चीज नहीं है। हम आने वाले फिस्कल ईयर के लिए हमारा एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा और एस्टिमेटेड हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसका ये ब्यौरा है, उसका ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
चलो, तो इतना तो हम समझ गए कि बजट क्या होता है, ठीक है, और कैसे अलग अलग लेवल पे इसको बनाया जाता है और कब ये अप्लाई होता है और कैसे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट्स में, ठीक है, 7 पॉइंट्स में। कुछ पॉइंट्स इंटर रिलेटेड भी हैं, फिर भी 7 पॉइंट को हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से या फिर किस मोटिव से बनाए जाते हैं, इसका इन्फ्लुएंस कैसे आता है, यानी बनाने के पीछे, यानी जो बजट बनेगा वो जो करेंट गवर्नमेंट होती है उसी के जिम्मे होता है कि बजट को बनाएं और उसको प्रेजेंट करें। तो ये जो बजट है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब कुछ ना कुछ क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज। जो भी करंट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मतलब करंट गवर्नमेंट जो भी का मतलब है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट है, आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, हाँ, ठीक है, तो अलग अलग आपके पार्टीज हैं। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उनको अपनी सरकार भी चलानी होती है। आने वाले 5 साल के बाद का उनका कार्यकाल खत्म होता है तो फिर से आपका इलेक्शन होता है। तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हम आने वाले टाइम में भी, जब हमारा कार्यकाल पूरा हो जाए, तो भी हम गवर्नमेंट में बने रहें, यानी फिर हमारी ही सरकार बने। तो सरकार किसको मतलब सरकार का चुनाव कौन करता है? पब्लिक करती है, जनता करती है, ठीक है। अच्छा, जिस बोल रहा है सरकार खुद कर लेती है, हाँ ठीक है, एक सेंस में हम ये भी कह सकते हैं। अब कैसे कहेंगे वो एक अलग मुद्दा है। तो जनरली हम सीधे सेंस की बात करें तो पब्लिक चुनाव करती है कि गवर्नमेंट में कौन होगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, क्या डिसाइड किया? तो गवर्नमेंट को, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो पब्लिक है वो डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट में कौन रहेगा, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए काम करना होगा। अगर पब्लिक भड़क गई तो फिर आने वाले टाइम में फिर वो बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक तरफ जब पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक उसी को चुनती है, उसी सरकार को चुनती है जिसको लगता है कि ये हमारे लिए या फिर हमारे फेवर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी करेंगे, यानी जिससे कि आम जनता का भला हो सके। तो हम कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। अब ध्यान से सुनना, अभी ऑब्जेक्टिव को मैं डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकता हूँ पॉइंट वाइज, लेकिन बहुत सारी चीजें इन 3 वर्ड्स में छुपी हुई हैं, ठीक है। तो एक लाइन में ये सारी चीजें दे दी गई हैं, लेकिन उस एक लाइन के पीछे बहुत सारी चीजें मीनिंग छुपी हुई है। क्या छुपा हुआ है? तो ध्यान दो। हमने कहा कि गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है जो देश के विकास के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस होती हैं, या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज का आउटकम है। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है उस बजट को प्रिपेयर करने के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। डू यू एग्री? किसी न किसी पर्पज से तो बनाया जाएगा ना। तो बजट बना के बस मन कर देगा हाँ बजट बनाना है, नहीं, मन नहीं है। बजट बनाने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं। आप ऐसे ही नहीं बना रहे हो, देश के विकास के लिए बना रहे हो, ठीक है। आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपका मेंटेन रहे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज होना चाहिए। आपका जो रिसोर्स है कंट्री का वो सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। जो इनकम गैप है, इनकम गैप किसमें? जो रिच क्लास पीपल हैं, जो पुअर क्लास, जो इनकम गैप है, इनकम इनइक्वालिटी है, उसको भी दूर करना एक ऑब्जेक्टिव है
बजट के माध्यम से। ये कैसे होता है इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बजट बनाने का उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में स्थिरता रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, रीजनल ग्रोथ हो सके, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ देश का होना चाहिए और साथ में रीजनल ग्रोथ भी होना चाहिए, बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए। ये नहीं कि कंट्री के कुछ पार्ट में ज़्यादा विकास हो गया, उधर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है और कुछ सेक्टर्स या फिर कुछ पार्ट्स आपके कंट्री के पीछे रह गए। हमें क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, हर पार्ट में विकास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। बजट के माध्यम से ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो बजट में हमने कहा कि कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बजट बनाया जाएगा और वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव किस चीज के आउटकम है, वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज के आउटकम है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक, फिर सोशल और पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज का, यानी ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव है कि देश को विकास किया जाए। तो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक मोटिव होगा, सोशल मोटिव होगा या फिर पॉलिटिकल जो पॉलिसी हो जाएगी, उन सबसे आपका ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगे कि बजट का प्रारूप कैसा होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से डिफाइन होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीन चीजों पे आपका ऑब्जेक्टिव निर्भर करता है, किस पे, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसी। तो इकोनॉमिक में हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा। और जब आप इकोनॉमिक की बात करते हैं तो सिंपली मीन्स कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, देश का जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, हम ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आपकी आगे कैसे बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर कैसे होगा। तो अब यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, सोशल की हम बात करते हैं। एक तरफ हमने बात किया कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं फिर सोशल। तो सोशल में गवर्नमेंट का फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। जितने भी आपके देश में रहने वाले लोग हैं उन सबका विकास हो। तो सोशल वेलफेयर से क्या अभिप्राय है, सर्विस दे रहे हैं, जैसे रेलवे है, हॉस्पिटल है, हाँ ठीक है, यानी जो भी पब्लिक हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी देश में रहने वाले लोग हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो, रहन सहन का तरीका वो बेहतर हो, आय का स्तर उनका बढ़े, इनकम उनका इंक्रीज हो। यही तो है सोशल वेलफेयर। उनको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, चाहे बिजली हो या फिर पानी हो, अच्छे रोड हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सिस्टम हो। यही तो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी का विकास कैसे होता है, यानी यहाँ पे हमें सोसाइटी को भी देखना है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका आय का स्तर कैसे इंक्रीज होगा। आय का स्तर इंक्रीज होगा तो फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, रहन सहन का तरीका भी इम्प्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिले। ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दिया जाए, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इनकम इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए। यानी बहुत सारे अमीर लोग हैं और हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारा एक तबका अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल। हालांकि अब पहले से बेहतर सिचुएशन में अभी पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की अभी संख्या क्या हुई है, कम हुई है। तो धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, इनकम का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यह एक भारी समस्या है
गरीबी अभी आपके कंट्री में बड़े स्तर पे है, तो उसको हमें दूर करना है। बेरोजगारी भी एक भारी समस्या है। तो अब ये जो बजट है उसमें हमें सोसाइटी को भी देखना है। तीसरा, पॉलिटिकल पॉलिसी। और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है इसका भी बजट पे काफी प्रभाव रहता है। कैसे? बजट में हमने क्या कहा कि भावी या फिर आने वाले टाइम के लिए हम क्या करते हैं, आय और व्यय दोनों का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो आने वाले टाइम में कहाँ से इनकम अर्न किया जाएगा और कहाँ पे इसको खर्च किया जाएगा, तो पॉलिटिकल मोटिव भी इसमें इन्वॉल्व होती है। यानी पब्लिक को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी ना बना दे कि जिससे आम जनता रूठ जाए, ठीक है, गुस्सा हो जाए। हाँ तो पब्लिक को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करना है। ये नहीं कि बजट बनाया और उसमें टैक्स रेट हाई कर दिया, ठीक है। तो टैक्स रेट जब बढ़ जाएगा, जीएसटी का रेट बढ़ जाए, तो फिर लोगों के इनकम पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका जेब पे असर आएगा कि पहले उसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम पहले कम पैसे देते थे, अब हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। पहले इनकम का हम कम हिस्सा एज ए टैक्स के फॉर्म में देते थे, अब हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट इस चीज को देखती है कि कहाँ पे हमें टैक्स मैनेज करना है, या फिर किस तरीके से हमारे प्लान्स और पॉलिसीज होने चाहिए गवर्नमेंट के, ताकि आम जनता इससे दुखी ना हो, परेशान ना हो, या फिर नाराज ना हो। तो वो सारी चीजें भी बैलेंस करनी पड़ती है। अभी के टाइम पे तुम लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे जो जीएसटी का टैक्स रिफॉर्म आया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों को क्या किया गया, सस्ता मतलब टैक्स रेट कम किए गए। जो हायर टैक्स स्लैब में थे उनको कम टैक्स स्लैब रेट में लेके आया गया, ठीक है। तो अब ये जीएसटी की एक अलग पॉलिसी है, मीटिंग है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल मोटिव में या फिर पॉलिटिकल पॉलिसी में, कि गवर्नमेंट में जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस में हो, तो जो भी पार्टी रहती है तो वो अपने हिसाब से ये सारी चीजें तय करती हैं कि किस तरीके से जो आम जनता है ये जो बजट है उसको देखने के बाद रिएक्ट करेगी। यानी आम जनता को इस बजट से सहूलियत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो बजट हमारा पब्लिक के वेलफेयर में होना चाहिए। तो इकोनॉमिक भी कंडीशन देखते हैं, सोशल कंडीशन भी देखते हैं और पॉलिटिकल कंडीशन भी देखते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि करेंटली वो प्लान्स या पॉलिसीज क्या होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जो हमने बात किया है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, तो ये जो ऑब्जेक्टिव आए हैं वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आए हैं? इन्हीं तीन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं। इन्हीं तीन चीजों का आउटकम है ऑब्जेक्टिव। तो अब वन बाय वन करके सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बजट का क्या है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके संसाधन हैं वो बजट के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको रीएलोकेट करेगी, ठीक है। अब एलोकेट और रीएलोकेट दो वर्ड हैं, ठीक है। एलोकेट का मतलब है कि फिर से विचार किया जाएगा कि जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उसको कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। अब संसाधन बहुत तरह के आपके हैं, ठीक है। हम अगर मनी की बात करें, ठीक है,
जो पैसा आपने कलेक्ट किया है वो कहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे इसको खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाएगा। और वैसे भी इकोनॉमिक्स का मतलब ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। चलो ठीक है, अलग से पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगा। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हम टॉपिक से बहक जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अहम करेगी कि जो भी आपके पास संसाधन है उनका सही तरीके से, और इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है, और सोशल मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, इकोनॉमिक मोटिव को फुलफिल करें। और दूसरा क्या है, सोशल मोटिव यानी सोशल वेलफेयर। इन दोनों चीज़ों को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटी दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था में हमें सुधार लेके आना है, देश की जीडीपी को इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होना चाहिए, और दूसरा पब्लिक वेलफेयर पे फोकस होना चाहिए। तो इकोनॉमिक और सोशल मोटिव से आपका जो भी रिसोर्स है उसका बंटवारा किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। तो रिसोर्स का एलोकेशन गवर्नमेंट कैसे करती है, तो दो तरीके से किया जाता है। पहला है आपका टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें टैक्स सब्सिडीज या फिर कंसेशंस। और दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स सब्सिडीज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, ठीक है, टैक्स के फॉर्म में सब्सिडीज दे देती है अलग अलग बिजनेसेस को या फिर फर्म्स को, प्रोड्यूसर को, कि आप अपना बिजनेस सेटअप करिए, हम अलग अलग चीज़ों में आपको टैक्स के फॉर्म में या फिर कुछ एक्सपेंडिचर जो आपके माध्यम से होगा उस एक्सपेंडिचर में भी हम कटौती कर देंगे। कटौती कर देंगे का मतलब है कि हम सब्सिडी दे देंगे, छूट दे देंगे। जैसे अलग अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट होगा वो हम कम रेट से आपको चार्ज किया करेंगे, यानी बिजली का बिल जो आएगा आप कम भरना। टैक्स है, ठीक है, आप टैक्स कम भरना। तो ऐसे हम फर्म या फिर बिजनेसेस को, प्रोड्यूसर को टैक्स के फॉर्म में कंसेशन दे देते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स कंसेशन या फिर सब्सिडीज देती है। कहाँ पे, जहाँ पे इंडस्ट्री को इनकरेज करना होता है बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डिस्करेज भी करती है। अगर हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है यानी पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री या फिर फर्म या फिर बिजनेस को डिस्करेज करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, हाँ, टैक्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से अब जैसे हम बात करें जो आपके लिक्वर या फिर सिगरेट वाले इंडस्ट्री हैं, बिजनेस हैं, तो उन पे हैवी टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। क्या, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है। टैक्स सब्सिडी के माध्यम से जहाँ पे जिस इंडस्ट्री को हमें इनकरेज करना होगा सब्सिडी दे देंगे, और जहाँ पे हमें डिस्करेज करना होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैवी टैक्स इम्पोज कर देंगे। चलो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का काम क्या है, हमने अभी दो चीजें बात करी ना, इकोनॉमिक मोटिव और सोशल मोटिव से हम रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक मोटिव में हमने टैक्स की बात कर दी कि कहाँ पे इंडस्ट्री को ग्रो करना है और कैसे इंडस्ट्री को हमें फिर थोड़ा सा डिस्करेज करना है। तो मच्छरबत्ती है, यूज कर लो।
चलो ठीक है, क्लास के बाद जला लेना। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट पे आओ, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो इकोनॉमिक मोटिव भी हमें फुलफिल करना है, सोशल मोटिव भी हमें फुलफिल करना है। तो बहुत सारे आपके जितने भी एक तरीके से बिजनेसेस को देखेंगे, स्पेशली जो प्राइवेट फर्म्स हैं या फिर बिजनेस हैं, उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। प्रॉफिट अर्न करने का उद्देश्य होता है, इसी वजह से वो क्या करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है या फिर प्रॉफिट होता है। वो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जहां पे उनको नुकसान होता है या फिर कम प्रॉफिट होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में उन लोगों का क्या होगा, जो लोग इनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का, इनके द्वारा यानी जो बिजनेसेज हैं, वो जनरली उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसके लिए है, जहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट फर्म या फिर बिजनेस के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सर्विसेज या फिर गुड्स उनको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? सरकार के ऊपर आएगी। यानी गवर्नमेंट के माध्यम से वो सारी चीजें पब्लिक को फिर क्या करेगी, अवेलेबल कराई जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा। अब जैसे अगर हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो अब हेल्थ केयर में देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं। क्या आम जनता, मतलब आम जनता मतलब वो जनता की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो फिर ऐसे लोगों की अगर किसी भी तरीके से हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो उनका इलाज कहाँ पे किया जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल। स्कूल कॉलेज भी देख लो, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। तो प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लो, कॉलेज की फीस देख लो, यूनिवर्सिटी की। तो अब इस केस में क्या हर कोई प्राइवेट कॉलेज या फिर स्कूल अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट फिर उनको इस तरीके के, चाहे एजुकेशन है या फिर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की भी हम बात करें या फिर वाटर की भी बात करें, ये सारी चीजें भी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि सबके बजट में रहे और सबको आसानी से मिल जाए। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं किए जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें वाटर सप्लाई की या फिर सैनिटेशन की, साफ सफाई की, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या फिर नेशनल डिफेंस की बात आएगी तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेशनल डिफेंस की बात हो या फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सरकार के अंडर में ये सारी चीजें आती है। आपका अभी बलिया में आपने देखा होगा कि काफी टाइम से जो नगर पालिका है उनका हड़ताल चल रहा था और पूरे बलिया में जो साफ सफाई की व्यवस्था थी एकदम से दुर्व्यवस्था हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन के बाद वो सारी चीजें फिर जो भी उनकी डिमांड थी या फिर जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ और इसके बाद फिर सारी अव्यवस्था ठीक हो गई। तो ये साफ सफाई की व्यवस्था भी हम करें, ठीक है, सैनिटेशन। हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के बाद इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है, ठीक है। पहले के टाइम पे देखो जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे या फिर बस स्टेशन हुआ करते, कितना कचरा या फिर गंदगी होती थी। आज के टाइम पे देखो रेलवे स्टेशन पे सफाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा, जहाँ पे
प्राइवेट सेक्टर इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, वो नाम है आपका पब्लिक गुड्स। क्या है? पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको हमने कहा पब्लिक गुड्स। तो सच एक्टिविटीज आर नेसेसरली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। किस वजह से? इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो अब इसी में फटाक से हम डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक गुड्स क्या होता है और प्राइवेट गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स क्या है? वो सारी चीजें जो पब्लिक को अवेलेबल कराई जाती हैं, ठीक है। हाँ, सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई जाती हैं, अवेलेबल टू ऑल, और किसी भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर तक उसकी लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। जैसे अगर हम पब्लिक पार्क की बात करें तो पब्लिक पार्क में हर कोई एंटर कर सकता है, वो सबके लिए है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सारे लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी है। वैसे अगर हम फिर प्राइवेट गुड्स की बात करें तो प्राइवेट गुड्स कौन से हैं? हाँ, जहाँ पे वो सारी चीजें या फिर वो सारी वस्तुएं जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है, जहाँ पे लोग अगर पैसे देंगे तभी जाके आप वो गुड्स या फिर सर्विसेज ले पाएंगे, तो वो कौन सा होगा? प्राइवेट गुड्स। लेकिन पब्लिक गुड्स के लिए आपका एज ए जनरल सबके लिए अवेलेबिलिटी इसको सुनिश्चित कराई जाती है, ठीक है।